नमस्कार बच्चों, विद्या मंदिर हिंदी में आपका स्वागत है। बच्चों, आज मैं आपको संस्कृत गद्य भारती के विश्व कवि ही रविंद्र इस पाठ का सारांश बताने जा रही हूँ। बच्चों, जिस प्रकार से अंग्रेजी में शेक्सपियर का, संस्कृत में कालिदास का और हिंदी में तुलसीदास का उच्च स्थान है, उसी प्रकार से बंगला साहित्य में रविंद्रनाथ टैगोर का उच्च स्थान है। कवि रविंद्रनाथ टैगोर ने हमारे राष्ट्रीय गान जनगण मन की भी रचना की तथा इनकी अत्यंत प्रसिद्ध रचना गीतांजलि, इसके लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार भी प्राप्त हुआ। चलिए अब आपको पाठ का सारांश बताते हैं। प्रसिद्ध महाकवि, जो स्थान अंग्रेजी साहित्य में शेक्सपियर का, संस्कृत साहित्य में कालिदास का तथा हिंदी साहित्य में तुलसीदास का है, वही स्थान बांग्ला साहित्य में कवि रविंद्र का है। उनका नाम आधुनिक भारतीय कलाकारों में अत्यंत महत्वपूर्ण है, अत्यंत ही प्रसिद्ध है यह कवि। वे आध्यात्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में ही नहीं अपितु रचनात्मक साहित्यकार के रूप में भी अत्यंत प्रसिद्ध हैं। कवि रविंद्र का जन्म अत्यंत ही वैभवशाली परिवार में हुआ था। देखिए, वैभव में जन्म। रविंद्रनाथ का जन्म कोलकाता नगर में 7 मई 1861 ईस्वी में एक संपन्न परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम श्री देवेंद्र नाथ तथा माता का नाम शारदा देवी था। उनका जन्म एक ऐसे धनाढ्य ब्राह्मण परिवार में हुआ था जिसके पास विपुल अचल संपत्ति थी। उनका जीवन नौकर चाकरों की देखरेख में बीता, मतलब वह हर समय नौकर चाकरों के बीच में रहते थे। खेल और स्वच्छंद विहार का समय न मिलने के कारण उनका बाल्यकाल एक बंदी बालक के समान था। मतलब नौकर चाकरों के बीच में रहते थे, स्वतंत्र नहीं थे, अपने खेल कूद के लिए उन्हें स्वतंत्रता नहीं थी, जिसके कारण एक बंदी बालक के समान उनका बचपन बीता था। स्वतंत्रता की वहाँ गुंजाइश नहीं थी। सांस्कृतिक क्षेत्र में रविंद्र का योगदान। कवि रविंद्र का सांस्कृतिक क्षेत्र में बहुत ही योगदान रहा है। सांस्कृतिक क्षेत्र में संगीत एवं नृत्य विधाओं में भी उन्होंने नवीन रविंद्र संगीत शैली प्रारंभ की। मतलब कौन सी शैली प्रारंभ की थी? रविंद्र संगीत शैली। शिक्षाविद के रूप में उनके नवीन प्रयोगात्मक विचारों का प्रतीक विश्व भारती के रूप में उन्नत शीर्ष किए हुए है, मतलब ऊंचे शिखर पर है विश्व भारती। इस संस्था में आश्रम व्यवस्था तथा नवीन शैली का मिश्रण है। शिक्षा, रविंद्र की प्राथमिक शिक्षा घर में ही हुई और शिक्षण बांग्ला भाषा में ही प्रारंभ हुआ। घर पर ही गणित, विज्ञान तथा संस्कृत भाषा की प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त करके रविंद्र ने उत्तर कलकत्ता नगर के ओरिएंटल सेमिनार विद्यालय में प्रवेश लिया। इसके बाद इन्होंने नॉर्मल विद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन वहाँ अध्यापकों के स्वेच्छाचरण और सहपाठियों की हीन मनोवृत्तियों और अप्रिय स्वभाव को देखकर उनका मन नहीं लगा। 1873 ईस्वी में पिता देवेंद्र नाथ इन्हें अपने साथ हिमालय पर ले गए। वहाँ भवन के पीछे हिमाच्छादित पर्वत श्रेणियों और सामने हरे भरे खेतों को देखकर उनका मन प्रसन्न हो गया। मतलब रविंद्र को प्रकृति से अत्यधिक प्रेम था। जब उन्होंने बर्फ से ढके हुए पर्वतों को देखा, हरे भरे खेतों को देखा, तो उनका मन अत्यंत प्रसन्न हो गया। उनके पिता उन्हें प्रतिदिन नवीन शैली में पढ़ाते थे। कुछ समय बाद हिमालय से लौटकर विद्यालय में शिक्षा प्राप्त की। 17 वर्ष की आयु में रविंद्र अपने भाई सत्येंद्र के साथ कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए लंदन गए थे। अपने बड़े भाई सत्येंद्र के साथ ये लंदन गए कानून की शिक्षा प्राप्त करने के लिए, परंतु वहाँ वे
बैरिस्टर की उपाधि प्राप्त न कर सके। उनका मन पढ़ाई में नहीं लगा और वो बैरिस्टर की उपाधि नहीं प्राप्त कर सके और 2 वर्ष बाद कोलकाता लौट आए। साहित्यिक प्रतिभा के धनी रविंद्र की साहित्यिक रचना में उनकी प्राकृतिक एवं नवीन प्रतिभा और पारिवारिक स्थिति का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि उनका घर सदैव कलाकारों, नाटककारों और संगीतकारों से भरा रहता था। मतलब उनके घर में कलाकार, नाटककार, संगीतकार हर समय रहते थे, जिसका उनके ऊपर भी अत्यधिक प्रभाव पड़ा। इसलिए उन्होंने किशोरावस्था में ही अनेक कथाएं और निबंध लिखकर पत्र पत्रिकाओं में प्रकाशित कराए। मतलब उनके लेख जो थे, उनकी कथाएं, उनके निबंध वगैरह प्रारंभ से ही पत्र पत्रिकाओं में छपते रहते थे। रचनाएं रविंद्र ने शैशव संगीत, प्रभात संगीत, सांध्य संगीत, रुद्रचंड, वाल्मीकि प्रतिभा, विसर्जन, राजश्री, चौखेर वाली, चित्रांगदा, गीतांजलि आदि अनेक रचनाओं का प्रणयन किया। गीतांजलि उनकी प्रसिद्ध रचना है, जिस पर उन्हें नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। महात्मा गांधी के प्रेरक गुरु सन 1932 ईस्वी में गांधी जी पूना जेल में थे। वे अंग्रेजों की हिंदू विभाजन नीति के विरुद्ध जेल में ही आमरण अनशन करना चाहते थे। मतलब गांधी जी जो थे वो अपने मरने तक बिना कुछ खाए पिए उस जेल में ही रहना चाहते थे। उन्होंने इसके लिए रविंद्र जी से अनुमति मांगी और उनका समर्थन मिलने पर ही आमरण अनशन किया। मृत्यु रविंद्र का जीवन उनके काव्य के समान ही मनोहर और लोक कल्याणकारी था। उनकी मृत्यु 7 अगस्त 1941 ईस्वी को हुई, लेकिन उनकी अलौकिक वाणी द्वारा प्राप्त यश रूपी शरीर आज भी अमर है। मतलब जिस प्रकार से हम उनकी रचनाओं को आज भी पढ़ते हैं, समझते हैं और अत्यंत प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार से रविंद्र जी का चेहरा भी हमारी आंखों के सामने आ जाता है। वह आज भी अमर है। बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको महाकवि रविंद्र इस पाठ का सारांश अच्छी प्रकार से समझ में आया होगा। मैंने आपको संस्कृत गद्य भारती के कुछ पाठों के सारांश पहले भी बताए हैं और शेष पाठों के आगे भी बताऊंगी। आप मेरी वीडियोस देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी अवश्य कीजिए। धन्यवाद।